नीतू पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जो कि काफी समय बाद पढ़ लिख कर शहर से गांव अपने माता पिता के पास आई थी। और अपने घर आने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, अरे मेरी बेटी तो आ गई, कैसी है? इतने दिनों से तुझे देखा नहीं तो मैं अकेली पड़ गई थी। हाँ माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी बेटी, और अब मैं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। यहाँ तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या कहा? अच्छी खबर है? ऐसा क्या है जो आप बताने के लिए इतनी बेताब हो रही हैं? अरे बेटी, बात ही ऐसी है, तेरी शादी तय हो गई है। क्या क्या कहा माँ? मेरी शादी? अभी तो आई हूँ मैं और आप मेरी शादी की सोचने लग गई। अरे बेटी, ये रिश्ता मैंने खुद नहीं, गांव के सरपंच ने भेजा है अपने बेटे के लिए। वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी तुझसे हो। क्या कहा? गांव के सरपंच के बेटे से शादी? लेकिन माँ, मैंने तो उसे ना देखा है और ना ही मैं उसके बारे में जानती हूँ, तो मैं ये शादी कैसे कर लूँ माँ? अरे बेटी, तू ये क्या कह रही है? तू नहीं जानती सरपंच के बेटे को? तो क्या हुआ, पूरा गांव तो जानता है ना उसे। बहुत अच्छा और शरीफ सीधा साधा है। गांव की हर लड़की उससे शादी करना चाहती है। हाँ, तो गांव की कोई और लड़की उससे शादी कर लेगी ना, लेकिन मैं नहीं करूँगी। बस ठीक है, तू शादी नहीं करना चाहती ना, तो मैं खुद को आग लगा लेती हूँ। फिर तू कहीं भी जाकर तो किसी से भी शादी कर लेना। इतना कहकर वो सभी वहाँ से किचन की ओर चली जाती हैं और खुद पर तेल डालकर खुद को मारने की कोशिश करती हैं। और तभी नीतू उसे रोक लेती है और शादी करने के लिए हाँ कर देती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीतू की शादी गांव के सरपंच के बेटे मोहन से हो जाती है। और शादी की रात ही नीतू मोहन से कहती है, कैसे हैं आप और आपका काम कैसा चल रहा है? काम कैसा चलेगा, बस सब सही है। खेती बाड़ी गाय भैंस सब कुछ सही है। क्या कहा? खेती बाड़ी गाय भैंस? आप और कुछ काम नहीं करते क्या? यही तो काम करता हूँ, दिन भर खेत जोता हूँ, गांव का जायजा लेता हूँ और फिर घर में आकर सो जाता हूँ। क्या कहा? कुछ काम नहीं करते? यानी कि आप बस घर में ही बैठे रहते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? भला ये पढ़ाई लिखाई क्या होती है? मेरे माँ बाप ने तो हमेशा मुझसे कहा है कि इतना पैसा जमा कर दिया है हमने कि तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार बैठकर आराम से खाना खा सकता है और ऐश कर सकता है, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की या पढ़ाई लिखाई करने की? कुछ नहीं रखा इन सब में। क्या कहा आपने? यानी कि आप एक नंबर के अनपढ़ आदमी हैं। आप कभी स्कूल नहीं गए, आपको कुछ भी नहीं आता। किसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया? सुबह 8 बजे गया था और शाम को 2 बजे घर आ गया। इसके बाद मैं दोबारा गया ही नहीं। यानी कि आपको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। हे भगवान, मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार लड़के से कर दी है, जिसे 2 का पहाड़ा भी ठीक से नहीं आता। मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब रात के समय तो नीतू सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो अपने घर जाती है तो अपनी माँ से रोते हुए कहती है, ये आपने क्या किया माँ? आपने मुझ पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक अनपढ़ गंवार से करवा दी। अब मैं क्या करूंगी? उसे तो कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ बेटी, भले ही उसे तेरे जैसे अ से अनार अ से आम ना आता हो, लेकिन उसे जिंदगी में बाकी बहुत चीजें आती हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा तुझे तेरा पति। जिंदगी की कमी तो पढ़ाई लिखाई से ही पूरी होती है। जब तक इंसान पूरी तरह से पढ़ लिख कर साक्षर ना हो, तब तक उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती है। उसे इस दुनिया में आज के जमाने में कोई नहीं पूछता है। बेटी, मैं मानती हूँ कि तू बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर तेरा पति एक अनपढ़ है, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। उसके घर वालों ने ही उसे हमेशा से पढ़ना लिखना सही नहीं समझा। लेकिन अब जो भी हो, जैसा भी है, तेरा पति है और तुझे उसके साथ ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, एक अनपढ़ के साथ मैं जिंदगी नहीं बिताऊंगी। यूं ही दिन बीतता है और अगले दिन मोहन अपने साथ नीतू को ले जाने के लिए आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही रहते हुए नीतू मोहन से उखड़ी उखड़ी रहती है। उससे ठीक से बात भी नहीं करती क्योंकि वो अनपढ़ था। एक शाम उसके घर पर मोहन का मुनीम सामान की लिस्ट लेकर आता है और हिसाब किताब करते हुए मोहन से कहता है, और मोहन भैया कैसे हो? ये लीजिए, आज मैं आपकी खेती बाड़ी का सारा हिसाब लेकर आया हूँ। ये रहे वो पैसे जिससे की खेती बाड़ी हुई थी, और ये वो पैसे है जिससे फसल बेचकर कीमत आई थी। पूरे 50,000 है। लेकिन मैंने तो सुना था कि इस बार फसल अच्छी हुई है और मैं खुद गया था खेतों में देखने के लिए। और तो और इस बार हमने बीज भी कम दामों पर मंगाए थे,
तो फिर इतने कम पैसे कैसे हुए? अरे मोहन भैया, सारा अनाज बेचने के बाद जो पैसे आया है मैंने आपको वही दिया है। अब अगर आपको मुझ पर शक है तो आप कल खुद ही बाजार जाकर अनाज के दाम पूछ लेना। अरे ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आप चिंता मत करो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बातें कमरे के अंदर बैठी नीतू सुन रही थी और तभी वो बाहर आती है और मोहन से कहती है, जरा मुझे दिखाइए, क्या मैं भी एक बार देखूं कि क्या क्या लिखा है इसमें। हाँ क्यों नहीं, देखो आखिर तुम मेरी पत्नी हो। इतना कहकर अब मोहन नीतू को वो हिसाब का पर्चा दे देता है और नीतू सारा हिसाब किताब देखती है तो उसे उसमें बहुत सी गड़बड़ दिखाई देती है और नीतू ये बात मुनीम से पूछती है। मुनीम जी, ये सब क्या है? आपने तो इसमें कम पैसे लिख रखे हैं, जबकि हिसाब के मुताबिक पूरे 1 लाख रुपए होने चाहिए थे। क्या कहा? 1 लाख रुपए का हिसाब, यानी कि 50,000 रुपए का घाटा हुआ है। लेकिन मुनीम जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बहुत पुराने मुनीम हैं। मोहन जी, आपको लिखा पढ़ी की खबर नहीं है। हो सकता है कि मुनीम जी ने इसके पहले भी और भी पैसों में गड़बड़ की हो, पूछो इनसे। नीतू की बात सुनकर अब मोहन मुनीम से सवाल करता है और बहुत सवालों के बाद मुनीम बताता है कि उसी ने पैसों में घपला किया था। जिसके बाद मोहन मुनीम को अभी तक सारे चुराए हुए पैसे वापस करने के लिए कहता है और वो नीतू की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आज तुम यहाँ नहीं होती और सारा हिसाब किताब सही से नहीं देखती तो ये मुनीम का बच्चा आगे भी हमें ऐसा ही पागल बनाता रहता। ये सब तो काफी पहले ही रुक चुका होता, अगर आप थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो। और ये मुनीम तो क्या, कोई भी आपको कभी भी हिसाब किताब के मामले में बुद्धू नहीं बनाता। तुमने सही कहा नीतू, मुझे उस समय पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मेरी तो अब उम्र भी नहीं रही पढ़ने की। अगर स्कूल जाऊंगा तो लोग चिढ़ाएंगे ये कहकर कि इतना बड़ा हो गया और ऊपर से सरपंच का बेटा अब स्कूल जा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है, समझे आप। बस आपको अपने मन में ये ठान लेना चाहिए कि आपको जो सीखना है बस सीखना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कुछ सीखने से। लेकिन मुझे खुद शर्म आती है, मैं कैसे जाऊंगा बच्चों के बीच पढ़ने। ठीक है, अगर आपको वहाँ जाने में शर्म आ रही है तो आज से मैं आपको घर में ही पढ़ाऊंगी, इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, अगर घर पर ही पढ़ना है तो मैं पढ़ लूंगा। उस दिन के बाद से नीतू खुद मोहन को पढ़ाती है और उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनने में मदद करती है। मोहन एक अनपढ़ पति से एक पढ़ा लिखा पति जल्द ही बन जाता है, जिसके साथ अब नीतू और भी खुश थी क्योंकि वो भी अपना जीवन एक पढ़े लिखे इंसान के साथ बिताना चाहती थी। नूपुर का फिगर ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देख लेता तो बस देखता रह जाए। गली मोहल्ले क्या, शहर भर में उसके आशिक थे और होते भी क्यों ना। उसने एक दिन में 2-2 बार जिम जा जाकर बिकनी बॉडी बनाई थी और इस बिकनी बॉडी को दिखाने के लिए वो हमेशा बिकनी पहनना चाहती थी। लेकिन घर वालों के स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो बस सूट पहनती थी और जिम भी सूट में ही जाती थी। उसका सपना था कि उसको मॉडर्न ससुराल मिले ताकि उसके शौक भी पूरे हो जाएं और घर वालों से डांट भी ना पड़े। कुछ समय बाद उसके लिए अंकुर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अंकुर अपनी माँ रत्ना के साथ उसे देखने आता है। रत्ना की माँ नूपुर को देखकर नूपुर की माँ शीतल से कहती है, देखिए बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमारे घर आकर तो वो राज करेगी। मैं बड़े प्रैक्टिकल ख्यालों वाली सास हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की एक बार अकेले में एक दूसरे से बात कर ले तो हम रिश्ता पक्का करके शादी की डेट निकलवा ले। और हाँ बहन जी, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की को 2 जोड़ी भी दे देंगी तो वो भी चलेगा। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, जो इतने ऊंची विचारों वाली सास मिली है। जाओ बच्चों, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी बातें कर लो। शीतल और रत्ना की बात मानकर नूपुर और अंकुर अकेले में बात करने कमरे में चले जाते हैं और नूपुर अंकुर से कहती है, देखिए मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी फिट हूँ, तो मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी के बाद भी अपने पसंद के कपड़े पहनना ही पसंद करूँगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है, वो आपको कभी भी कुछ पहनने से मना नहीं करेंगी। इतनी बातों के साथ थोड़ी और बातें करके दोनों बाहर आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं।
जिसके बाद उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद अपने ससुराल आने पर नुपुर शादी के अगले दिन सुंदर सी पीले रंग की बिकनी पहनकर अपने पति को जगाते हुए कहती है, और जाओ, सुबह हो गई है, नाश्ता कर लो, चलो नहा लो। अंकुर नींद से आंखें मसलता हुआ जागता है और नुपुर को बिकनी में देखकर कहता है, अरे ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? सुबह हो गई है, किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जीन्स और बिकनी पहनी है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरी माँ, बिकनी के ऊपर तो कुछ पहन लो, सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो, मैंने शादी के पहले ही कहा था मैं जो मर्जी हो वो पहन सकती हूँ, तो अब ये नाटक करके तो मुझे दिखाओ मत। तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लेना, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर नुपुर नीचे चली जाती है और अंकुर हैरानी से उसे देखने लगता है। नुपुर नीचे आती है तो उसका ससुर जोगी और सास रत्ना बैठकर चाय पी रहे होते हैं और जैसे ही जोगी की नजर अपनी बहू पर जाती है, उसकी चाय का कप हिलने लगता है और जोगी का कप हिलते देखकर रत्ना कहती है, अरे ये क्या वाइब्रेट मोड पे चले गए? कुर्ते की जेब में मोबाइल बज रहा है क्या? तुम भी वाइब्रेट मोड में चली जाओगी? पीछे तो देखो, पीछे। बहू, ये क्या पहना है तूने? तू कुछ पहनना भूल नहीं गई? माँ जी, पहने तो है बिकनी और जीन्स। आपने तो बोला था कि आप बड़ी मॉडर्न हैं और आपने तो खुद ही कहा था कि बेटी 10 जोड़े में चाहिए। मैं तो फिर भी 5 जोड़ी बिकनी ले आई। अब मैं रोज बदल बदल कर पहनूंगी। अच्छा, अब मैं सबके लिए पराठे बनाने जा रही हूँ, लेकर आती। इतना कहकर नुपुर रसोई में चली जाती है और पराठे बनाने लगती है। किसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन नुपुर की मुंह दिखाई होनी थी और नुपुर सुंदर सी लाल रंग की बिकनी के ऊपर साड़ी डालकर तैयार होती है और रत्ना उसके कमरे में आकर कहती है, अरे सत्यानाश हो बहू, सब मेहमान नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तूने आज भी साड़ी के नीचे बिकनी डाल दी। तू उर्फी जावेद की फैन है या सोफिया की? बस भी कर। माँ जी, बिकनी डाली है ये दिखा, साड़ी डाली है ये नहीं दिखा। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। आप बताओ, चलो या नहीं, या यहीं करवा लूं अपनी मुंह दिखाई? रत्ना मरती क्या ना करती, वो अपनी बहू को ऐसे ही ले जाती है। सब पड़ोसी उसके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से रत्ना के खिल्ली उड़ाते हैं और मुंह दिखाई करके चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। अब नुपुर अपनी 5 बिकनी रोज बदल बदल कर पहना करती। एक दिन नुपुर ब्लैक रंग की बिकनी पहनकर अंकुर के साथ मॉल जाती है और नुपुर को बिकनी में देखकर एक मोटी सी औरत चिढ़ जाती है और उसके बगल से निकलते हुए कहती है, हाय राम, ये देखो जरा, इस लड़की को बिकनी पहनकर मॉल आई है। आजकल तो लोगों को शर्म ही नहीं रह गई है, कुछ भी पहनकर निकल पड़ते हैं। ये सुनकर नुपुर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये सुनकर अंकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर उस औरत को जवाब देता है, माफ करना बहन जी, ये सब पहनकर निकलना सबके बस की बात नहीं है। वो क्या है ना कि भगवान सबको इतना अच्छा शरीर नहीं देता कि वो शो कर सके, और लगता है कि आपके शरीर की तरह आपकी सोच भी मोटी है। इसलिए आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। उसका जो मन करेगा वो पहना करेगी वो। अंकुर को ये सब कुछ कहता देखकर नुपुर को अच्छा लगता है और अंकुर की सोच पर गर्व होता है। दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रत्ना अपनी बहू को पड़ोस में संयोगिता की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लेकर जाती है, ये सोचकर कि वहाँ लोगों का पहनावा देखकर शायद उसकी बहू में थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन नुपुर वहाँ भी ग्रीन कलर की बिकनी पहनकर जाती है और रत्ना को बड़ा अजीब लगता है। तभी उन दोनों के पास वहाँ उनकी पड़ोसन संयोगिता आकर कहती है, मुझे अच्छा लगा देखकर कि नुपुर, तुम्हारे विचार इतने मॉडर्न हैं। जो तुमने बिकनी पर साड़ी डाली है, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। और रत्ना जी, आप भी बड़ी मॉडर्न हैं और आप में लोगों से डरने की आदत नहीं है, इसलिए अपनी बहू को उसकी पसंद के कपड़े पहनने देती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संयोगिता, मुझे लगा था कि यहाँ आकर मेरी बहू के विचार बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे ही विचार बदल गए। संयोगिता, सब मेरी बहू को ऐसे देखकर मेरी और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तूने हमें सपोर्ट किया। मैं हमेशा हर औरत को सपोर्ट करूंगी, ये उसकी चॉइस है कि उसे क्या पहनना है। अच्छा नुपुर बहू, सुनो, मैंने एक बिकनी ब्रांड लॉन्च किया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी मॉडल तुम बनो। देखो,
मेरे पास पैसे तो नहीं होंगे तुमको देने के लिए, क्योंकि ब्रांड अभी नया है, लेकिन जिन बिकनी में तुम शूट करोगी वो बिकनी मैं तुम्हें दे दूँ। संयोगिता की बात सुनकर नुपुर अपनी सास की तरफ देखती है। तभी रत्ना अपनी बहू को देखकर कहती है, बेटी, जब मैंने तुझे जुबान दी थी तो तुझे जो पहनना है पहन सकती है, ये तेरा हक है। संयोगिता मेरी बहू ये शूट जरूर करेगी। जिसके बाद नुपुर घर आती है और रत्ना का उसके लिए सपोर्ट देखकर उसके गले लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी सेहत का और अच्छे से ख्याल रखती है और संयोगिता के बिकनी ब्रांड की मॉडल बन जाती है और अलग अलग 5 तरह की बिकनी में शूट करती है। जिसके बाद शूट खत्म होने पर वो संयोगिता से 5 बिकनी एज अ गिफ्ट लेती है, जिसे पाकर नुपुर बहुत खुश थी। तभी रत्ना प्यार से नुपुर को कहती है, बेटी, मैं बस ये चाहती हूँ कि तू बिकनी पहन, लेकिन और भी कपड़े ट्राई कर, जैसे सूट, साड़ी, लहंगा, जीन्स टॉप और बाकी सब। ठीक है माँ जी, अब से मैं बिकनी के अलावा भी और सारे ड्रेसेस पहन लिया करूँगी, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अब नुपुर शादी बाद कभी कभी बिकनी डालती और कभी कभी कुछ और। कुछ दिनों बाद अंकुर और नुपुर हनीमून पर जाते हैं और वहाँ भी नुपुर बस सुंदर बिकनी डालती है और जो उस पर बहुत जचती है, और बिकनी शूट के कारण उसे और भी कई शूट्स के ऑफर आने लगते हैं और वो शादी के बाद भी एक टॉप की मॉडल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।